बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग बाकी का टाइप ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और उससे भी पहले हम लोग देख चुके हैं केमिकल रिएक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल इक्वेशन, और साथ में केमिकल इक्वेशन का दोनों पार्ट और उसको बैलेंस करने का तरीका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली आज हम लोग को पढ़ना क्या है, आज हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन का बचा हुआ टाइप। तो बेसिकली दो टाइप पढ़ चुके थे, तो तीसरा जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है ना, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे ही वर्ड डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका माइंड में एक वर्ड आ जाना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट से क्या आना चाहिए कि भैया यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो जाता है? एक के जगह दूसरा। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक के जगह दूसरा। जैसे कि देख लीजिए, मानिए ए और बी है, आपस में बढ़िया सा ए और बी एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रखा है, और एक सी भी है। तो अब ए वाला ना देखता है कि भैया सी है, सी बी से बढ़िया है, तो ये क्या करता है? बी को छोड़कर सी को ले लेता है, बी को छोड़कर सी को ले लेता है। अब बी को छोड़ के सी को जैसे लेगा तो अब ये नया कंपाउंड बन जाएगा ए सी, और क्योंकि बी बाहर हो गया तो साइड में बी आकर रोएगा। अब इसको कहीं और भी आप रिलेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि जमाना आजकल का है उसके अकॉर्डिंग समझाना चाहें हम लोग, तो जस्ट इमेजिन कीजिए ये बॉयफ्रेंड हुआ, ये हुआ गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब ये बंदा को ये मतलब ठीक है, चल रहा है, सही है, बट सी दिख गया। सी जो गर्लफ्रेंड है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, ये लड़का था, ये लड़का, ये लड़की, गर्लफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, पता होगा। अब बी से बढ़िया सी है यहाँ पर, बी से बढ़िया था सी, मतलब दिखने में, एटीट्यूड वाइज, सब कुछ से सी बढ़िया था। अब ये सोचा कि अब क्योंकि सी अच्छा है तो बी को क्या किया? वो छोड़ दिया, बी के साथ क्या कर लिया? ब्रेकअप। बी के साथ क्या कर लिया? ब्रेकअप। और सी के साथ कर लिया कैचअप। कैचअप मतलब मिल गया, अब उसके साथ हो गया सारा। तो अब बी को छोड़कर ए के साथ कैचअप कर लिया, सॉरी बी को छोड़ के सी के साथ कैचअप कर लिया। अब सी के साथ जैसे कैचअप किया, अब ए सी बन गया, और क्योंकि बी को छोड़ दिया था तो बी अलग हो गया। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे थे। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी को सब्स्टिट्यूट कर दिए किसके साथ? सी के साथ, क्योंकि सी बी का पोजीशन ले लिया और बी बाहर हो गया। तो ये हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन में क्या होता है। अब इस रिएक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? एक सेकेंड, ब्लैक क्यों यूज कर रहे हो उतना? इफ वी हैव ब्लू देन व्हाई वी आर यूजिंग ब्लैक ओनली? दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which one element of compound replace other, one element of compound replace other element, यानी कि केमिकल रिएक्शन में इसमें कि एक एलिमेंट कंपाउंड का दूसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर लेता हो। जैसे कि ये एलिमेंट ए बी कंपाउंड का बी वाला एलिमेंट सी वाले के साथ रिप्लेस कर गया। क्या रिप्लेस हुआ? मतलब बी आ गया इसका जगह, सी चले गया इसके जगह। ध्यान से देख सकते हैं, सी क्या चले गया? बी के जगह चले गया ना, हाँ, और बी कहाँ आ गया? सी के जगह, हाँ। तो इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, चेंज हो गया। ये बेचारा को ये गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट नहीं रहा, ये देखा इससे बढ़िया था, इसके साथ कैचअप कर लिया, इसके साथ कर लिया ब्रेकअप। अब ये बेचारी रो रही है, ये इसके साथ मजाक कर रहा है। तो यही तरीका है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। हम डेफिनेशन भी लिखा चुके हैं। अब एक और मस्त बात यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड में ही विजिबल होगा। क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि displacement reaction is visible
visible only in ionic compound। अब ये क्या बला है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसे मालूम है आयनिक कंपाउंड क्या होता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसे मालूम नहीं है आयोनिक कंपाउंड क्या होता है उसे मैं बता दूं, आयोनिक कंपाउंड यानी कि ऐसा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को ऊपर में यहाँ पर हम समझा देते हैं। आयनिक कंपाउंड का ये मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हो। किससे किससे मिलकर बना हो? मेटल और नॉन मेटल से। क्या बोलेंगे? कंपाउंड, कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जांपल में NaCl हो गया हमारा, NaCl, NaCl में Na सोडियम मेटल है, Cl क्लोरीन जो कि क्या नॉन मेटल, तो NaCl क्या हो गया हमारा? आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अभी तक मैं क्या बताया? डेफिनेशन समझा दिए। और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें विजुअल है, मतलब कहां पर दिखता है? तो सिर्फ हमको आयनिक कंपाउंड में दिखता है और कहीं पर ये नहीं दिखता। ओके, एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से समझने से भी पहले एक और इंपॉर्टेंट बात हम समझाना चाहेंगे आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हो रहा है ना वो एक तरीका से होता है। कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना वो किसके बेसिस पर होता है? ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर होता है। किसके बेसिस पर होता है? रिएक्टिविटी सीरीज। अब बहुत को लग रहा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक मेटल का सीरीज होता है जिसमें ऊपर में हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और नीचे में लो या लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। इमेजिन कीजिए अगर सी ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली वो बी को हटा देगा। ज्यादा रिएक्टिव होने का यहाँ पर ये मतलब समझ लीजिए, अगर बी ज्यादा खूबसूरत है, सॉरी, अगर सी ज्यादा खूबसूरत है तो ऑब्वियसली ना ये बंदा बी को छोड़कर सी को अपनाएगा। अगर सी खूबसूरत नहीं है, काली धूली है, तो क्यों बेचारा अच्छा वाली को छोड़ेगा? समझ में आ रहा है? यानी कि ये जितना ज्यादा खूबसूरत होगा एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? सीरीज का यहाँ पर ये मतलब हो रहा है यहाँ पर। ओके, मतलब अगर सी बढ़िया है तो रिप्लेस कर लेगा, सी बढ़िया नहीं है तो रिप्लेस नहीं करेगा। अब सी बढ़िया है बी से या बढ़िया नहीं है बी से, वो कैसे डिसाइड करते थे? वहां पे तो वो शक्ल देख के करते थे, बट रिएक्शन में कैसे करेंगे? तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि जो सी वाला पार्ट होगा ना अगर वो ऊपर में होगा, सीरीज में सबसे ऊपर होगा, तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अगर सी वाला पोर्शन जो है हमारा वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि इसी के बेसिस पर ना हम लोग उसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो पहले सीरीज को समझ लेते हैं एक्चुअली क्या है। तो सीरीज में जो ऊपर वाला वो हाईली रिएक्टिव है, जो नीचे वाला वो बहुत लो रिएक्टिव है। यानी कि ये अगर ये नजर आया आपको सी जगह पे, सी के जगह अगर ये सब नजर आया इसका मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। अगर ऊपर वाला नजर आया इसका मतलब रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये क्या लिखा हुआ है? सोडियम, सोडियम ये पोटासियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, ये भी होता है, H फॉर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारा सारा मेटल्स है। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का भी कुछ तरीका होता है। हाँ बिल्कुल होता है। हम जैसे याद किए वही हम समझा देते हैं। हम क्या याद किए? कैसे? कोहली, विराट कोहली को जानते हैं ना आप लोग। कोहली ने कार मांगी, अपना ससुर जी से मांगा होगा, शर्मा जी से, ठीक है। कोहली ने कार मांगी, ऑल्टो, ऑल्टो, जेन, जेन फरारी, फरारी, FARERI, फरारी, देख लीजिएगा स्पेलिंग, फरारी, ऑल्टो, जेन फरारी। फिर भी
एक सेकेंड, यहाँ पे ना हम लोग क्या मिस्टेक किए हैं, एच ऊपर होगा पीवी नीचे होगा। नहीं नहीं ठीक था, फिर भी ठीक है। फरारी फिर भी हाय क्यों मिली, क्यों मिली अब मिली से ना, आप देखिए एम एम से यहाँ पर मरकरी, मरकरी का होता है एच जी, ऐसे समझना होगा यहाँ पर, ये बस यहाँ पर एक जगह दिक्कत होगा, एम मिली से एम, एम से मरकरी, मरकरी से एच जी, मिली सिल्वर ऑडी, मिली सिल्वर, सिल्वर सिल्वर से ए जी, ऑडी, ऑडी, ऑडू से सॉरी ऑडी से ए यू। फिर से बताते हैं, कोहली ने कार मांगी ऑल्टो जन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कोहली से के से हम पोटासियम समझ जाएंगे, ने से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम आ जाएगा हमारा, ऑल्टो से एल आ जाएगा, जेन से जेडन आ जाएगा, फरारी से एफी आ जाएगा, फिर भी से यहाँ पर से देखो, फिर भी से ना हम ये पी और ये बी को मिलाकर पीवी बनाए, फिर भी ये हमारा लीड पीवी, फिर भी हाय हाय मतलब यार महंगा था ना, सस्ता वाला मिल गया तो हाय क्यों मिला घटिया वाला, तो वो हाय से एच से हम हाइड्रोजन, क्यों मिली सिल्वर ऑडी, क्यू सी यू, क्यों से यहाँ पर हम लोग कॉपर का बात कर लेंगे, मिली से यहाँ पर एच जी मरकरी बोले थे ना, मिली से एम, एम से मरकरी, मरकरी से एच जी, सिल्वर का ए जी, ओडी का ए यू, बात खत्म। तो ये तरीका से हम याद किए थे, आप लोग भी याद कर ले, या इससे बेहतर अगर आपको आ रहा है तब तो बात ही नहीं है, बट हम अपना तरीका बस बताए थे, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं, बिना रिएक्शन का ये कोई काम का ही नहीं है, तो कुछ रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, हमारा एग्जाम्पल बहुत मजा आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, और CuSO4 प्लस Zn। अब देख लीजिए यहाँ पर कॉपर और SO4 है, अब SO4 जो है वो लड़का है, ऐसा समझ लीजिए SO4 इज लड़का, और Cu वो लड़की है, और Zn भी लड़की है। अब SO4 देखेगा Cu और Zn में कौन ज्यादा खूबसूरत है, अब Cu और Zn में कौन ज्यादा खूबसूरत है वो यहाँ से पता चलेगा। अब Cu और Zn में यानी कि ऊपर कौन है, जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा खूबसूरत है, ऊपर में कौन है, Cu और Zn में, देखिए Cu और Zn में कौन ऊपर है, देखिए Zn यहीं पर है, Zn यहीं पर है, बट Cu देखिए कहां पर है, यहाँ पर है, तो Zn ज्यादा ऊपर हुआ, Zn ऊपर हुआ मतलब क्या हुआ, Zn ज्यादा खूबसूरत है, यानी कि Zn के साथ रिप्लेसमेंट ये कर लेगा, Zn के साथ क्या कर लेगा, रिप्लेसमेंट कर लेगा। अब देखा कि भैया Zn जो है ये जो है बहुत अच्छी है, तो हम Cu को हटा देते हैं, SO4 भी बहुत खतरनाक है, हटा देगा इसको, हटाने के बाद अब क्या बचेगा, अब ZnSO4 प्लस Cu, समझ में आया क्या हुआ। हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये वाला और ये वाला में कौन ऊपर है, अगर ऊपर है, अगर यही वाला ऊपर रहता तब तो रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि ये वाला ऊपर था इसीलिए रिएक्शन हो गया, क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए जो बाहर वाला आइटम है उसका ऊपर होना जरूरी है, उसका रिएक्टिव होना जरूरी है, तो Zn रिएक्टिव था तो यहाँ पर रिएक्शन हो गया। अगर मान लीजिए नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग CuSO4 को ही ले लेते हैं, इस बार Zn मतलब Cu से जो नीचे है, Cu यहाँ पर, Cu से नीचे कौन है, यहाँ पर सिल्वर है, Ag ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, Ag। अब यहाँ पर बताइए Cu और Ag, SO4 क्या है, SO4 लड़का था, अब ये देखिएगा मेरे पास जो Cu है वो और Ag जो बाहर में वेट कर रहा है वो, ये दोनों में से कौन बेहतर है, कौन ज्यादा खूबसूरत है, तो उसको चेक करेगा यहाँ पर कि भैया कौन है, तो देख रहा है कि मेरे पास जो पहले से है Cu, मेरे पास जो पहले से है Cu वो ऑलरेडी खूबसूरत है, अब बाहर में जो वेट कर रहा है वो तो इससे भी गैल गुजर है, इससे भी गैल गुजर रहा है, तो काहे हम इसको बेचारी को छोड़ेंगे, छोड़ो हटाओ यार, जाने दो, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, समझ में आया। यानी कि जो बाहर वाला वेट एटम है उसके साथ रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब वो एटम क्या हो, हाईली रिएक्टिव हो, जब वो एटम क्या हो, हाईली रिएक्टिव हो, किसके कंपैरिजन में, इस वाले के, किसके कंपैरिजन में, ये वाले के, इन दोनों में, मानिए इन दोनों में क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, वो कंपैरिजन में जो जीत गया, जैसे मान लीजिए ये जीत गया तो ये रह गया, यही का ये रह जाएगा, अगर ये रह गया तो इसके साथ कंपाउंड बन गया, कितना इजी तो एग्जांपल है। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज यहाँ पर बेचारा एजी हार गया था, एजी हार गया था, Cu जीत गया था, तो बस नहीं हुआ, जो है वही रह जाएगा। तो ये हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, हमको मालूम है।
ये तरीका है, इसको याद करिएगा और इसके बेसिस पर ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसके साथ रिएक्शन होगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। अब मेरा नेक्स्ट जो है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चौथा नंबर का जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? डबल डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिए, इस बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले ए बी हो गया, सी डी। बोलिए ये क्या हो गया? सोचिए सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पर, दिमाग लगाइए। हमको पता आप समझ गए होंगे हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पर। इसको छोड़ो उसको पकड़ो। क्या बोला यहाँ पर? इसको छोड़ो उसको पकड़ो। मान लीजिए अब यार समझाने में थोड़ा अजीब भी लग रहा है, बट क्या करें, करना पड़ेगा। मान लीजिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये लड़का को अपना वाला अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसका वाला अच्छा लग रहा है। और ये लड़का को अपना वाला अच्छा नहीं लग रहा है, इसका वाला अच्छा लग रहा है। एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया? एक्सचेंज। ये चला गया यहाँ पर, ये चला गया यहाँ पर। एक सेकेंड, मतलब एक्सचेंज कर लिया सीधा, जानिए ना। ये चला गया यहाँ पे, ये चला गया यहाँ पे, ऐसे। अब देखिए बी के पास कौन आ गया? डी, तो क्या बन गया? ए डी। और सी के पास कौन आ गया? बी, तो क्या बन गया? बी सी। एक्सचेंज कर लिया, उसका वाला हम, हमरा वाला ही। अब समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। ये लड़का था, ये लड़की था, ये लड़का था, ये लड़की था। ये लड़का को अपना वाला अच्छा नहीं लगा, देखा ये वाला ज्यादा अच्छा है। ये लड़का को भी अपना वाला अच्छा नहीं लगा, देखा ये अच्छा है। ये उसको कैचअप कर लिया और ये वाला इसको कैचअप कर लिया, बस बन गया नया बॉन्ड। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं, वैसे समझा तो दिए, कितना बार समझाएंगे। डेफिनेशन लिख देते हैं। Those type of reaction in which compound exchange their ions to make new compound। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, एक कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड आपस में एक्सचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? आपस में एक्सचेंज कर रहा है। किसको? आयंस को, ताकि नया कंपाउंड बन सके। ए बी और सी डी आपस में क्या किया? एक्सचेंज कर लिया आयंस का, ताकि ए डी और बी सी बन सके। तो इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? प्रिसिपिटेट। ये बात हरदम याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन बता रहे हैं, ये रिएक्शन क्या है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि इसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है। पीपीटी इसी रिएक्शन में बनता है। अगर कहीं पर पीपीटी बनते दिख रहा है, समझिए वहां पर क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। एक और बात इंपॉर्टेंट, कि प्रिसिपिटेट जो है ना सिर्फ आयनिक में ही बनता है, यानी कि ये भी रिएक्शन सिर्फ आयनिक कंपाउंड के बीच में होगा। ये बात लिखना चाहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occur only in ionic compound, ionic compounds। तो ये सब है डेफिनेशन, जिसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है आयंस का और नया कंपाउंड बन रहा है।
तो देख ही लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, समझ लिए। डेफिनेशन एक बार हम करेक्ट कर लिए हैं, जस्ट बिकॉज वो डेफिनेशन उतना करेक्ट नहीं लग रहा था, तो ये वाला ज्यादा करेक्ट है। एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड का बात हो रहा है, एक और एक ये दो, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहा है ना, बताए थे ना, ये उसका गर्लफ्रेंड को ले लेगा, वो उसका गर्लफ्रेंड को ले लेगा, एक्सचेंज कर रहा है आयंस को, ताकि टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ताकि वो एंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ताकि वो नया कंपाउंड को क्रिएट कर सके। तो देखिए नया दो कंपाउंड बन सका ना, तो इसी तरह का रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन को ही प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जी हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मतलब पीपीटी फॉर्म होगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मतलब पीपीटी विल फॉर्म। क्या होगा? पीपीटी, यहां लिख ले तो विल फॉर्म, विल फॉर्म। ओके, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है ये। एक और बात यहाँ लिखा हुआ है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सिर्फ आयनिक कंपाउंड में ही होगा। आयनिक कंपाउंड पहले भी बताए थे, फिर बताते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो कंपाउंड होता है, ये दोनों का मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आयनिक कंपाउंड में ही होगा, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सिर्फ आयनिक कंपाउंड में ही होगा। तो चलिए एक बार हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेकर देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा अपना लोग को। ओके, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकेंड, तो मिटा लेते ना, सही रहेगा, बड़ा ज्यादा सा एग्जाम्पल लेना है। क्या ले लिए? AgCl प्लस NaNO3, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड। क्या होगा? आपस में आयंस को एक्सचेंज कर देगा। क्या कर देगा? आयन को एक्सचेंज कर देगा। जैसे कि हमारा ये Ag जो है, ये Ag उठकर इस NaNO3 के पास आ जाएगा, और ये जो Na है ये चला जाएगा इस वाले Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा? आप ध्यान से देख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा AgNO3 प्लस NaCl। कोई दिक्कत नहीं है। तो AgNO3 प्लस NaCl। दूसरा की देख लेते हैं एक बार। BaSO4 प्लस NaCl। चलिए ये भी देख लेते हैं, यहां पर भी देख ले हम लोग। तो होगा क्या? ये जो हमारा Na है, ये Na ये चला जाएगा SO4 के पास, और ये जो Ba है वो किसके पास आ जाएगा? ये Cl के पास। तो क्या बन जाएगा? ध्यान से सोचिएगा एक बार। कैसे हो रहा है? ठीक है, तो Na चला गया SO4 के साथ, यानी कि Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। और ये Ba आ गया Cl के साथ, क्या हो जाएगा? BaCl2। ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा। तो आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। ये लोग कर क्या रहा है? अपना आयंस को एक्सचेंज कर रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे आखिरी रिएक्शन पे। आखिरी रिएक्शन को जो टाइप है, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कि ऐसा रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हुए दिखे। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन, रिड ऑक्स। रिड मतलब यानी कि रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? दो टाइप ऑफ रिएक्शन। एक सेकंड, इससे क्यों लिखेंगे ना। दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which those type of chemical reaction in which reduction and oxidation both occur occur
यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। अब आपको मन में आ रहा होगा कि ये रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। यहां हम लोग ग्रुप कर लेते हैं ऑक्सीडेशन का, इधर कर लेते रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन, इधर कर देते रिडक्शन। रिडक्शन। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्या होता है पता है आप लोग को। ऑक्सीडेशन यानी कि एडिंग ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, बात खत्म। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वैसे ही रिडक्शन क्या होता है, तो ये होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब एक बात तो सबको मालूम है कि ऑक्सीजन क्या होता है, नन मेटल होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, नन मेटल होता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि एडिंग ऑफ नन मेटल, नन मेटल। वैसे यहां पर आ जाए तो हम लोग को मालूम है कि हाइड्रोजन ना तो मेटल है ना तो नन मेटल है, बट बेचारे के पास ना एक मेटल का प्रॉपर्टी है, क्या है कि इसका वैलेंसी 1 होता है। और हम लोग को मालूम है कि जिस जिस एलिमेंट का वैलेंसी 1 2 या 3 हो उसको हम लोग मेटल ही मानते हैं। और हाइड्रोजन का भी वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसको यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये भी क्या मेटल है। और अगर हाइड्रोजन का ऐड करने से रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन क्या है, मेटल है, तो यानी कि क्या बोलेंगे, एडिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिंग ऑफ मेटल, यानी कि ये समझ में आ रहा है हम लोग को कि ऑक्सीजन को ऐड करेंगे किसी भी सब्सटेंस में तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या फिर कोई नॉन मेटल को ऐड करेंगे किसी भी सब्सटेंस में तो भी ऑक्सीडेशन होगा। उसी तरह से अगर किसी हाइड्रोजन को किसी भी सब्सटेंस में ऐड करेंगे तो रिडक्शन होगा, या किसी भी मेटल को ऐड करेंगे तो भी रिडक्शन होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बोलेगा कितना है, एक और है। या तो हम लोग ऐड कर दे ऑक्सीजन को तो भी ऑक्सीडेशन, या फिर हम लोग रिमूव कर दे किसको, हाइड्रोजन को। यानी कि क्या हो गया, अब यही तीन, इससे ज्यादा नहीं है। वैसे एक और होता है आयंस के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और गेनिंग, वो आप मत समझिए, वो आपका बस की बात नहीं है। वैसे बस की बात है बट वो हायर क्लास में है तो उतना दिमाग क्यों लगाना। ओके, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था, ऑक्सीडेशन। एडिंग ऑफ नॉन मेटल भी क्या होता था, ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तीन तरीका ऑक्सीडेशन कराने का। वैसे ही रिडक्शन का क्या था, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। एक और क्या आ जाएगा, रिमूविंग, यस, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। अरे भाई, अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को रिमूव करने से ऑक्सीडेशन हो सकता है तो रिडक्शन मतलब हम ही क्या पीछे रहेंगे, हम भी ऑक्सीजन को हटा के अपने आप को रिडक्शन बनाएंगे। वही बात है। तो ऑक्सीडेशन ये होता है, रिडक्शन ये होता है। चलिए एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन का एडिंग से दिखा देते हैं। मान लीजिए कार्बन था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिंग 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 ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे, कल ही वाला पिछले वाला क्लास में ही देखे हैं। बट कॉम्बिनेशन तो बोलते ही थे, बट इस बेसिस पर ये रिएक्शन को देखते हुए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तो ऑक्सीजन के बेसिस पर हो गया। दूसरा नन मेटल के बेसिस पर देख लेते हैं। कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसके साथ क्लोरीन ऐड हो गया, क्लोरीन इज नन मेटल, सबको पता होगा क्लोरीन इज नन मेटल। तो कार्बन के साथ क्लोरीन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो क्लोरीन नन मेटल है चूंकि, और वो ऐड हो रहा है, तो एडिंग ऑफ नन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर जो भी बनेगा ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो क्या होने वाला है,
CL4, वो डिपेंड कर रहा है, CCl3 भी बन सकता है, CCl2 भी बन सकता है, बट CCl4 इज स्टेबल, तो CCl4 बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्यूटो क्लोराइड, ऐसा ही कुछ नाम है। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये तो हम इसके बेसिस पर देख लिए, इसके बेसिस पर एक दिखा देते हैं। रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, NH4 है मान लीजिए, अब NH4 है, ये टूट जाएगा अगर NH3+H में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन था, अब कितना बचा है? 3, मतलब एक हाइड्रोजन तो हट गया ना, रिमूव हुआ ना, तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर रिडक्शन में आ जाते हैं, हाइड्रोजन ऐड करना है। मान लीजिए मेरा क्लोरीन था, इसमें हम हाइड्रोजन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? HCl। क्लोरीन को देखिए, क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? हाँ, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या होता है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये एग्जांपल भी किसका हो गया? रिडक्शन का हो गया। अब मेटल के बेसिस पर देख लेते हैं, Cl था, सोडियम आ गया इसके साथ, सोडियम इज मेटल, तो एडिंग ऑफ मेटल, ये क्लोरीन के सब क्या हो रहा है? मेटल मिल रहा है, एडिंग हो रहा है, एडिंग ऑफ मेटल, तो एडिंग ऑफ मेटल इज रिडक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी रिडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। वो वैसे ये बनेगा यहाँ पर NaCl, कॉमन सॉल्ट। अब रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना है हम लोग को। अब हम लोग को मालूम है जैसे कि O3, ओजोन लेयर होता है ना हमारा, ओजोन लेयर O3, तो ये O3 ओजोन लेयर है, ये टूट जाता है O2 प्लस O में, O2 प्लस O में टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या था? 3 गो ऑक्सीजन था, 2 बचा है, मतलब एक ऑक्सीजन बाहर हो गया होगा, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ होगा, और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए एक आध रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तब तक क्लीन करते हैं हम लोग। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, यानी कि ये जितना भी रिएक्शन लिखे हम लोग, इन सभी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नजर आएगा आपको। जैसे कि ध्यान से देखिएगा आप, इसका वैसे यूज नहीं है यहाँ पर, इसको देखिए, सिर्फ इसको, रिएक्शन नहीं देखना, बस इसको देखना है। CuO मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी है, और यहाँ का कॉपर को देखिए, सिर्फ कॉपर है, मतलब यहाँ का कॉपर में ऑक्सीजन था, बट यहाँ का कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ? यहाँ से हट गया। याद कीजिए, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या था? रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या था? जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ, रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन था। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन था, तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर H2 था, और यहाँ क्या हो गया? O, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ होगा? एड, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? गुड, ऑक्सीडेशन। तो क्या रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ नजर आया? हाँ, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। फिर इस वाले रिएक्शन में देख लेते हैं हम लोग, Ki और यहाँ पर आई, ध्यान से देखिएगा, आयोडीन के साथ यहाँ पर क्या था? पोटासियम भी था, बट यहाँ पर अकेला आयोडीन है, बट यहाँ पर क्या एक्चुअली अकेला आयोडीन है। तो पोटासियम था, पोटासियम नहीं है, पोटासियम गायब हो गया, पोटासियम गायब हो गया, पोटासियम क्या? मेटल, यानी कि यहाँ पर मेटल क्या हो रहा है? गायब हो रहा है, मेटल का रिमूविंग हो रहा है। तो रिमूविंग ऑफ मेटल क्या होता है? जल्दी 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 बताइए। वैसे आप बोलेगा रिमूविंग ऑफ मेटल वाले बताए कहाँ थे? तो रिमूविंग ऑफ मेटल वाले में सही बात है, आप लोग को हम नहीं बताए थे। चलिए हम दूसरा तरीका से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो रिमूविंग ऑफ मेटल वाले तो सच में हम आप लोग को नहीं बताए थे, पता नहीं कहाँ फटाका फूट रहा है, शादी ब्याह हो रहा है झूठ मूठ का। एक तो एक बहुत शादी बहुत करता है, पता नहीं कहा है, 2-2 महीना पे शादी ब्याह का सीजन आ जाता है, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है उसके कारण। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन करना चाहेंगे कि यहाँ पर के देखिए, यहाँ पर के में ना ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है। ये तो एक साइड में हम बता ही देते हैं यार, उतना दिमाग खराब क्या करना। जैसे कि हम लोग का एडिंग ऑफ मेटल क्या होता था? एडिंग ऑफ मेटल क्या होता था? रिडक्शन। तो वैसे ही रिमूविंग ऑफ मेटल जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल का ऐड होना रिडक्शन था, तो रिमूविंग ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ये वाला हम नहीं लिखा दिया आप लोग को, सोचे कितना याद कराएंगे, बट देखिए कि यूज में आ गया तो बता ही देते हैं। वैसे ही रिमूविंग ऑफ नॉन मेटल,
रिमूविंग ऑफ नॉन मेटल। तो रिमूविंग ऑफ नॉन मेटल किसको बोलेंगे? शाबाश, समझ में आ गया आप लोग को? लगता है बुद्धि बुद्धि है। हमको लगा पूरे गोबर गणेश है, लेकिन नहीं, आप लोग गोबर गणेश तो नहीं है। अब हम लोग को मालूम था कि नॉन मेटल का ऐड होने से ऑक्सीडेशन होता था। नॉन मेटल का ऐड होने से क्या होता था? ऑक्सीडेशन। तो नॉन मेटल का रिमूव होने से क्या होगा? उसका अपोजिट यानी कि रिडक्शन। तो देख लीजिए, रिमूविंग ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन होता है। ये हम नहीं लिखाए थे, बट वहां पे नहीं लिखाए थे, यहाँ समझ लीजिए कि मेटल का एडिंग होने से क्या होता था? ऑक्सीडेशन। तो उसका अपोजिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका अपोजिट रिजल्ट आएगा ना, तो ऑक्सीडेशन आया। वैसे ही नॉन मेटल का ऐड होने से होता था ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर रिमूव हो रहा है नॉन मेटल, और रिमूव होगा नॉन मेटल तो उसका अपोजिट होगा रिडक्शन। वही चीज यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आयोडीन के साथ पोटासियम था, बट यहाँ पर पोटासियम गायब हो चुका है। मतलब मेटल है पोटासियम, पोटासियम क्या मेटल है, वो गायब हो गया, वो रिमूव हो गया। तो रिमूविंग ऑफ मेटल क्या होता है? रिमूविंग ऑफ मेटल क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहां से यहां में ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां में क्या हुआ होगा? देखिए, एच है, एच है, ओ है, ओ है, के आ गया। क्या एक्स्ट्रा आ गया? के आ गया। ऐड हो गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ? मतलब मेटल ऐड हो गया। तो एडिंग ऑफ मेटल क्या होता था? एडिंग ऑफ मेटल क्या होता था? गुड, एडिंग ऑफ मेटल होता था रिडक्शन। रिडक्शन दिख गया ना दोनों? ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए FeCl3 है, यहाँ पर FeCl2 है। यहां से यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें एक बार, तो क्लोरीन यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर क्लोरीन 2 गो है। एक क्लोरीन गायब हो चुका है, और क्लोरीन क्या है? हमारा नॉन मेटल, मतलब रिमूविंग ऑफ नॉन मेटल हुआ है। और रिमूविंग ऑफ नॉन मेटल हम क्या लिखा है? रिडक्शन। मतलब यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन। ऊपर एक बार नजर मार ले हम लोग, हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया क्लोरीन। मतलब यहाँ पर एक क्लोरीन नहीं था, यहाँ पर क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन ऐड हुआ होगा। तो क्लोरीन, क्लोरीन है क्या? नॉन मेटल। मतलब यहाँ पर नॉन मेटल ऐड हुआ। तो एडिंग ऑफ नॉन मेटल क्या था? जोड़ दीजिए, एडिंग ऑफ नॉन मेटल ऑक्सीडेशन। गुड, ऑक्सीडेशन। तो क्या यहाँ पे रिडॉक्स दिख गया? तो आई होप आप लोग को रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना चैप्टर का आखिरी पोर्शन पे आ रहे हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसके बारे में? वैसे हाँ, एक चीज और वो हम भूल गए हैं बताना, बता ही देते हैं। देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब ये चीज है, हम लोग अभी एजेंट को डिसाइड करने वाले हैं। हम लोग क्या डिसाइड करने वाले? एजेंट। और ये जो एजेंट होगा ना, वो सिर्फ रिएक्टेंट हो सकता है। एजेंट कौन हो सकता है? सिर्फ रिएक्टेंट। ध्यान से देखिएगा, ये भी एजेंट है, ये भी एजेंट है, बट ये एजेंट जो है वो क्या करवा रहा है? रिडक्शन करवा रहा है। ये एजेंट क्या करवा रहा है? रिडक्शन करवा रहा है। तो इस एजेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जो एजेंट रिडक्शन करवाएगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे थे? जल्दी बोलिए। अरे बाबू, ये जो था ना, ये एजेंट जो था ना, वो रिडक्शन करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रिडक्शन। और क्योंकि रिडक्शन करवा रहा है, इसके चक्कर में खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? क्योंकि, सॉरी एक सेकेंड, खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन करवा क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। अब ये देखिए, अब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप, समझ जाइएगा। अगर ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता तो क्या इसको ऑक्सीजन मिलता? नहीं। मतलब खुद रिड्यूस होके इसको ऑक्सीडाइज किया कि नहीं किया? मतलब खुद रिड्यूस हुआ ना, रिडक्शन किया ना, ताकि ये ऑक्सीडाइज कर सके। तो क्योंकि ऐसा एजेंट जो खुद रिड्यूस हो ताकि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके, ऐसा एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट, ओके। और ऐसा एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज करे ताकि दूसरा कोई रिड्यूस कर सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको दिख गया होगा क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। उसका डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख दिए, उससे और क्लियरिफाई मिल जाएगा आपको, और क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोज एजेंट विच रिड्यूस देमसेल्फ, जो खुद रिड्यूस हो
टू ऑक्सीडाइज उधर, ताकि दूसरा कोई ऑक्सीडाइज कर सके। यहीं पर खुद रिड्यूस हो रहा है ताकि ये वाला ऑक्सीडाइज कर सके। वहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट का बात कर ले तो दोज एजेंट विच ऑक्सीडाइज देमसेल्फ टू रिड्यूस अदर, यानी कि ऐसा एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो ताकि दूसरा वाला रिड्यूस कर सके, इसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब हम लोग लेक्चर का आखिरी टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हम क्या बोले थे, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो एप्लीकेशन नहीं होगा सॉरी। एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर जो चीज अच्छा हो। बस ऑक्सीडेशन का हम लोग अच्छा ही थोड़ी देखने वाले हैं, हम लोग तो बुराई देखने वाले हैं, तो इफेक्ट हुआ ना। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा जो पहला आता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, सॉरी कोरिजन। ये जो कोरोजन होता है ये क्या होता है, कोरोजन होता है क्या है, ये स्लो ईटिंग ऑफ मेटल होता है बाय गैस एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और गैस प्रेजेंट है, उसके कारण मेटल का जो स्लो ईटिंग हो जाता है, धीरे धीरे मेटल जो खत्म हो जाता है, उसी को कोरोजन बोलते हैं। इस कोरोजन में मेरा पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, रस्टिंग होता है। कोरोजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है रस्टिंग। आप सबको पता होगा रस्टिंग क्या होता है। रस्टिंग बेसिकली आयरन में होता है, ये भी कोरोजन ही है। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन इन विच आयरन इज गेट ईटन, यानी कि जिसमें आयरन खाया जाता होगा, किसके द्वारा, वाटर वेपर और गैस के द्वारा। उसी को लिखेंगे स्लो ईटिंग, स्लो ईटिंग ऑफ आयरन बाय द एक्शन ऑफ, by the action of what a gas and water vapor present in atmosphere। सेम ही है, बस यहाँ पर मेटल हटा के आयरन लगा दिए तो वही हो गया रस्टिंग। और एक और इंपॉर्टेंट बात, रस्टिंग में ना रस्ट बनता है, क्या बनता है, रस्ट। तो ये रस्ट क्या एक्चुअली, तो रस्ट हमारा कुछ और नहीं, आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। वही Fe2O3 या फिर FeO3 या फिर हम लोग बोल सकते हैं FeO, ये सब का सब और रस्ट है। ये सब बनता है सोलोइडिंग अवे ऑफ आयरन के द्वारा, आयरन सॉरी सोलोइडिंग ऑफ आयरन के द्वारा, गैस और वाटर से। ठीक है, अब ये रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं। और ये रस्टिंग प्रोसेस ना, ये जो रस्टिंग प्रोसेस है वो क्या है, रस्टिंग बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ये भी पता चल गया, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। और रस्ट क्या होता है, एक ऑक्साइड होता है। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, रस्ट सरफेस ऑफ द मेटल या सरफेस ऑफ द आयरन, आयरन के सरफेस के ऊपर बनता है, ना कि नीचे, ऊपर में बनता है रस्ट, जो कि आयरन ऑक्साइड है। और ये पूरा प्रोसेस जिसमें रस्ट बनता है उसे रस्टिंग बोलते हैं। और रस्टिंग एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एग्जाम्पल से एक बार हम लोग समझने का कोशिश करेंगे तो एक्चुअली होता कि आयरन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। साथ में क्या प्रेजेंट है, वाटर, वाटर एटमोस्फियर से मिल रहा है इसको। और ये क्या बना देता है हमारा, Fe2O3, क्या बना देता है, Fe2O3। तो ये हमारा बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट। तो ऐसे प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ एक्चुअली। रस्टिंग समझा दिए, एक बार फिर रिपीट कर दे तो कोरिजन क्या होता है, कोरिजन स्लो हीटिंग होता है मेटल का गैस और वाटर वेपर के कारण। उसी में पहला आता है हमारा रस्टिंग। पहला क्या इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है और कोई नहीं पढ़ना। रस्टिंग, रस्टिंग में क्या होता है, ये स्लो हीटिंग होता है आयरन का, आयरन में होता है रस्टिंग। ओके, किसके द्वारा, गैस और वाटर वेपर के द्वारा, बात खत्म। रस्ट क्या है, तो वो एक आयरन ऑक्साइड है। रस्टिंग प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऐसा ऐसा कुछ रिएक्शन है। अब इसका प्रिवेंशन देख के बात कर ले। अब इतना तो पता होगा ना, रस्टिंग से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है हमारा,
बहुत चीज डैमेज होता है, तो इससे बचे कैसे हम लोग, रस्टिंग से बचे कैसे। जैसे मान लीजिए कोई अगर ब्रिज वगैरह आयरन का बना हुआ होगा तो वो ब्रिज तो टूट जाएगा ज्यादा रस्टिंग होने के कारण। रस्टिंग से होता है क्या है, मेटल का जो स्ट्रेंथ होता है, मेटल का जो कैपेसिटी होता है कोई भी सब्सटेंस को लोड करने का, कोई भी सब्सटेंस को होल्ड करने का, वो खत्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है खत्म। तो ये तो गड़बड़ बात है, तो इसका प्रिवेंशन होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन। तो देखते हैं हम लोग प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत सारा तरीका है। तो ये ऑयलिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑयलिंग। कोई भी मान लीजिए आयरन का सब्सटेंस है, उसके ऊपर तेल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, तेल। तो तेल जैसे लगाइएगा तो आयरन में क्या होगा, वाटर वेपर जा नहीं पाएगा, जस्ट बिकॉज वाटर और ऑयल जो होता है वो एक साथ नहीं रह सकता, अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए ऑयलिंग करने से क्या होगा ना कि वाटर वेपर उस सरफेस तक आ ही नहीं पाएगा। तो ऑयलिंग एक अच्छा उपाय है। दूसरा ग्रीसिंग, आप देखे होंगे ग्रीस वगैरह लगा दिया जाता है ताकि फ्रिक्शनलेस सरफेस बन सके। तो इससे क्या होता है ना, एक तो फ्रिक्शनलेस सरफेस बनता है, साथ में क्या होता है ना, वहां पे रस्टिंग से भी प्रिवेंट करता है ग्रीस। तो ग्रीसिंग कर देंगे तो उससे भी क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। तीसरा तरीका पेंटिंग, पेंट कर दीजिए ना। पेंट कर दीजिएगा तो भी आपको लगता होगा पेंट इज द मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में इसलिए करता, नहीं। पेंट सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं करता, साथ में रस्टिंग से बचाने के लिए भी करता है। क्योंकि पेंट से क्या होगा ना, एक प्लास्टिक का कोटिंग लग जाएगा उस सरफेस पे, और कोटिंग लगने के कारण क्या होगा, उसके अंदर वाटर वेपर नहीं जाएगा, ना ही ऑक्सीजन जा सकता है। इससे क्या होगा, वो रस्टिंग से बच जाएगा। और एक है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग डायरेक्ट। तो गैल्वेनाइजिंग तरीका से भी हो सकता है। तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है समझ लीजिए। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच iron is coated with zinc metal। मतलब जिंक मेटल का हम लोग कोटिंग कर देंगे आयरन पे, उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। और ये भी एक तरीका है रस्टिंग से बचने का। तो यही था हमारा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो रेंसिडिटी है। तो चलिए हम लोग आखिरी टॉपिक देख लेते हैं जो है हमारा रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी, ये अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट अगर किसी भी फूड से निकल रहा है तो उसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं ना कि खाना खराब हो गया, तो वही होता। तो होता कैसे है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण। अगर खाना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इसके कारण क्या होगा ना, उससे अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगेगा। जैसे आप देखते होंगे रात का खाना, अगर आप दिन में मतलब रात का खाना छोड़ दे, सुबह में खाने के लिए जाइए तो सब्जी में, खास करके सब्जी का हम बात कर रहे हैं, तो सब्जी से ना अजीब सा स्मेल आने लगेगा, और टेस्ट में ना थोड़ा सा एसिडिक सेल्ट मतलब टेस्ट नजर आएगा आपको, थोड़ा खट्टा खट्टा सा लगेगा। तो इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी, मतलब खाना का बर्बाद होना। इतना जानिए ना बस, खाना से अगर अजीब टेस्ट और अजीब स्मेल आने लगे उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। और ये रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण। तो ठीक है, अब ये अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है, सबको मालूम है। खाना खराब कौन करना चाहेगा, सब यही चाहता है ना कि खाना जल्दी खराब ना हो, दिन बहुत दिन तक चले, बहुत देर तक चले, ताकि खाना, भाई पैसा लगा है यार, कैसे कोई खराब करना चाहेगा। तो इससे बचे कैसे, इसका प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला प्रिवेंशन है कि आप उस खाना में कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस रख दीजिए। जस्ट बिकॉज वो खाना ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो रहा था, तो एंटीऑक्सीडेशन वाला सामान दे दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट दे दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन का अपोजिट, ऑक्सीडेशन जो नहीं करने देगा, रिडक्शन करवा देगा, ऐसे सब्सटेंस ऐड कर दीजिए। जैसे कि BHA या BHT। BHA एक एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एक होता है BHT, ये भी एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है, अगर इसको हम फूड में ऐड कर दे तो खाना लंबे देर तक रेंसिड नहीं होगा, यानी कि गंदा स्मेल और गंदा टेस्ट उसमें नहीं आएगा इसको ऐड करने के बाद। दूसरा तरीका है, हम खाना को भैया एयर टाइट कंटेनर में रख दे, पूरा टाइट कंटेनर में रख दे कि ऑक्सीजन जाए ना करे। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो एयर टाइट कंटेनर में खाना को रख लीजिए तो भी खाना बच जाएगा। आप देखे होंगे आजकल खास करके क्या होता है ना, ऐसा पैकिंग आता है कि सारा एयर उससे निचोड़ के बाहर निकाल लेता है। तो अब क्या है ना कि उसके अंदर एयर ही नहीं है, एयर नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाना खराब नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छा उपाय है कि एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर कीजिए,
रेंसिडिटी से बच जाइएगा। तीसरा जो उपाय है वो है फ्रीजर। आप खाना को फ्रीजर में रखिए, फ्रिज में रखिए। उससे क्या होगा ना कि खाना अगर फ्रिज में गया तो वहां भी ऑक्सीडेशन अच्छा से नहीं हो पाएगा। चौथा जो है हमारा वो है स्टोर कीजिए फूड को डार्क लाइट में, मतलब ज्यादा लाइट वाला एरिया में नहीं रखना है, लाइट के कारण ऑक्सीडेशन और जल्दी से होता है। तो डार्क प्लेस में रखिए जहां पर ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होगा। तो ये था हमारा रेंसिडिटी और उसका प्रिवेंशन। फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, बनाते रहिए नोट्स और उसे याद करते रहिए। देखिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सब करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको ये समझना होगा, इसे याद करना होगा, इसे नोट करना होगा, तभी होगा। ऐसे देख लेने से नहीं होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी क्लास ले रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, तो अगल बगल नॉइज ना हो, आप एक शांत जगह पर बैठ रहे हो, आपके पास कलम हो, कॉपी हो, और आप समझ रहे हो वीडियो, फिर पॉज करके उसको नोट डाउन कर रहे हो, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हो। ये सही तरीका पढ़ने का, बाकी सारा गलत तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।